तो उसमें तो पूछ सकते हो या फिर आगे बढ़ जाओ। दो टॉपिक कराया था, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गॉज, लास्ट वाले क्लास में। ठीक है। और डीपीपी ऑलरेडी शेयर किया जा चुका था। ठीक है, बेसिक इंस्ट्रूमेंट का। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो तो, या फिर आगे बढ़ो तो नेक्स्ट वाले टॉपिक में, नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट। तो बेसिक मैथ्स। क्योंकि फास्ट वाला जो चैप्टर है, अभी अगर हम लोग करेंगे तो फास्ट वाला जो चैप्टर है वो है डायनामेटिक्स। ठीक है, ऐसे हम फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे तो वेक्टर से होता है, वेक्टर पहले पढ़ा जाता है। ठीक है, ऑलरेडी हो चुका है हम लोग। उसके बाद है ये डायनामेटिक्स। डायनामेटिक्स बेसिकली सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो 1D और 2D, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जिसको हम वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे। और दूसरा है मोशन इन प्लेन, जिसको हम 2D कहते हैं। और मोशन इन प्लेन के अंदर आता है ये प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके बाद रिवर बोट वाला जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम, यानी रिलेटिव वेलोसिटी का कुछ पार्ट इसके अंदर। ठीक है। 1D के अंदर अगर हम 1D स्टार्ट करेंगे तो 1D में ही हमें शुरू में ही जो इक्वेशंस है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, इन सबको प्रूव करने के लिए कैलकुलस का रिक्वायरमेंट, ये कैलकुलस में चाहिए होगा। ठीक है। सर हाँ। सर आज रात को क्या बेसिक मैथ्स वाला क्लास होगा? क्या बेसिक मैथ्स वाला? आज रात को होगा? नहीं, मैं इसी वाले क्लास में करा रहा हूँ। तुम लोग का जुलाई में है ना एग्जाम? हाँ हाँ जुलाई के लास्ट वीक में है, मैंने सुना है। हाँ हाँ, और तो 24 तो में। अलग से करने का जरूरत पड़ेगा, इसी में मैं एक्सटेंडेड करा करके एक को खत्म कर दूंगा। तो ठीक है। वीक में एक दो क्लास एक्स्ट्रा लूंगा इसके लिए। ठीक है। और दो क्लास एक्स्ट्रा लेने से आई होप कि हो जाना चाहिए। ठीक है। ठीक है। चलो, नहीं अगर तुम्हें अगर 1D अगर तुम लोग को स्टार्ट करवाना है, 1D में स्टार्ट कर सकता हूँ। लेकिन इन सबको प्रूफ, मतलब इन सबको प्रूव करने के लिए कैलकुलस और इसका, कैलकुलस है बेसिकली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लगेगा। मतलब पूरा अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऐसे जो मैंने तुम लोग को डीपीपी ये सब दे करके कराया है, उससे बहुत ज़्यादा है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, उसके डिफरेंशिएशन में भी चेन रूल, ये सब चीज़ उतना अगर ना करे तभी ये हो सकता है, मतलब उसको जल्दी खत्म किया जा सकता है, मतलब चैप्टर के हिसाब से। तो अगर तुम लोग को स्टार्ट करवाना है ये वाला चैप्टर, ठीक है, तो कैलकुलस का बेसिक पार्ट बता करके आज ही मैं ये चैप्टर स्टार्ट कर सकता हूँ। नहीं, अगर बेसिक मैथ्स अच्छे से करना है तो अच्छे से करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 4 क्लास लगेंगे बेसिक मैथ्स को अच्छे से कंप्लीट करने में, यानी कि 8 आवर्स। ठीक है, बताओ क्या करना है। क्योंकि सबके स्कूल में ऑलरेडी चैप्टर्स कुछ ना कुछ स्टार्ट हो चुका होगा। ठीक है, तो अगर स्कूल के हिसाब से करना है कि स्कूल में टेस्ट ये सब चीज आने वाला है, 1D 2D ऐसा है, 1D और 2D अगर दोनों है तो इमीडिएटली स्टार्ट कर देना मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट लग जाएंगे क्लास प्रोजेक्टाइल ये सब खत्म करते करते। ये क्वेश्चंस करते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है। ठीक है, तो क्या करना है जल्दी बताओ। सर 1D स्टार्ट कर दे क्या? 1D, ठीक है। बाकी लोगों का क्या कहना है? बाकी लोग अपना अपना ओपिनियन बता सकते हैं। वन डायमेंशन से बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये सब जो फॉर्मूला है वो तुम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। ठीक है, तो सिर्फ इसके जो डेरिवेशंस होते हैं, वो जब कैलकुलस बेस्ड डेरिवेशन होगा उसमें थोड़ा सा जरूरत है कैलकुलस का। ठीक है, हालांकि मैथ्स जितना अच्छा रहेगा इसमें वो उतना ही बेटर है। ठीक है, फिजिक्स करने के पहले बेसिक मैथ्स का क्लास होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि उससे कोई आगे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हर बार तुम कहो कि ये हमें इंटीग्रेशन नहीं आता, ये हमें डिफरेंशिएशन नहीं आता। ठीक है, चलो मैं क्या करना है जल्दी बोलो।
फिर मैं स्टार्ट करता हूँ वन डायमेंशन वाला चीज। ठीक है, जहाँ पे कैलकुलस आएगा वो रुक करके कैलकुलस को बता दूंगा। ठीक है, देखो उसमें तुम लोगों ने ऐप में देखा होगा, मैंने अपलोड कर दिया है इसका एनालिटिक्स का, गया होगा नोटिफिकेशन। ठीक है, नहीं गया है तब भी जा करके देख लो कि वो ऐप के अंदर वो तुम्हें कैनामेटिक्स का नोट्स अपलोडेड दिख रहा होगा, मोशन इन 1D। ठीक है, इवन आज मैंने ग्रुप में वो दोनों का आंसर की भी शेयर कर दिया है। ठीक है, I hope कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। कैनामेटिक्स कहते हैं किसको है? ये मैकेनिक्स का एक पार्ट है। शुरू से अगर हम लोग देखें ऐसे, तो फिजिक्स में क्लास 11th के अंदर जो हमें पढ़ना है, ऐसे प्रोटियम क्लासिफाई करेंगे तो 3 पार्ट होगा। कौन कौन सा? मैकेनिक्स, उसके बाद होने वाला है ये थर्मल फिजिक्स, और बाद में होगा ऑसिलेशन एंड वेव। ऑसिलेशन एंड वेव। ठीक है, मैकेनिक्स में जो सबसे पहला पार्ट है वो है ये काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स हम लोग में क्या करने वाले हैं? काइनेमेटिक्स में हम पढ़ते हैं मोशन के बारे में विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। इसमें कॉज के बारे में नहीं पढ़ते। ठीक है, काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स या ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स अबाउट मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। लिखना होगा तो लिख सकते हो, और अगर ऐसे डेफिनेशन देखोगे नोट्स के अंदर तो यही लिखा है। काइनेमेटिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम मोशन का स्टडी करते हैं विदाउट नोइंग द कॉज। मतलब ये मोशन किस वजह से प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, ऑब्वियसली इसके ऊपर फोर्स आया होगा, तो फोर्स के बारे में हम इस ब्रांच में नहीं पढ़ने वाले। हम इस ब्रांच में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट का कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी कितना होना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर वेलोसिटी उसका अगर चेंज हो रहा है तो ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन कितना होना है। उसके बाद अगर ये किसी स्पीड से जा रहा है तो आफ्टर सम टाइम ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होना है इसका। इन सब के बारे में पढ़ते हैं, इन सब को मेजर करते हैं विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। इसको प्रोड्यूस करने वाला कौन था उसके पीछे हम नहीं जाते। ठीक है, इसके कॉज के बारे में जहाँ पे स्टडी करते हैं, मैकेनिक्स का वो ब्रांच डायनामिक्स कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे मैकेनिक्स को ब्रॉडली अगर क्लासिफाई करेंगे तो दो पार्ट में, इकोनॉमिक्स और डायनामिक्स। ठीक है, तो डायनामिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कॉज ऑफ मोशन। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कॉज ऑफ मोशन, मोशन को प्रोड्यूस करने वाला कौन है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं मोशन के बारे में, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। ये विदाउट मोशन को प्रोड्यूस करने वाला कौन है, इसके बारे में नहीं पढ़ते। ठीक है, अब ये सबसे पहला चीज कि जब भी हम किसी मोशन को एक्सप्रेस करते हैं या मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, तो किसी ना किसी रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में बताते हैं मोशन। ठीक है, किसी रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इस लोकेशन को यहाँ से अगर हम मेजर करते हैं ये 5 मीटर, लेकिन यही रेफरेंस फ्रेम अगर कहीं पे दूर में होता तो हो सकता था कि ये वाला डिस्टेंस 10 मीटर पे हो। तो 10 मीटर या 5 मीटर, ये जो भी इसका पोजीशन है वो हम रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, फ्रेम ए के रिस्पेक्ट में, फ्रेम बी के रिस्पेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो जिसका रिक्वायरमेंट है हमें, वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में या जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम डिस्क्राइब करते हैं उसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, या रेफरेंस फ्रेम। तो सबसे पहला टर्म जो आता है मोशन में वो आता है रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम, the frame with respect to
which the position or motion of an object can be described, उसको हम कहते हैं रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम चुनने के लिए हम या तो कभी कभी क्वेश्चन में दे दिया जाता है, ठीक है, कि किसी गाड़ी के रिस्पेक्ट में, ट्रेन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर वो मेंशन कर देते हैं, या फिर जब क्वेश्चन में नहीं दे तो हम अपने मन से रेफरेंस फ्रेम को कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग इंडिपेंडेंट, ठीक है, रेफरेंस फ्रेम हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कहीं भी रख सकते हैं, और उसके बाद उसके रिस्पेक्ट में हम उसके मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया गया है तो, अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है तो फिर उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते, उस रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में हमें मोशन को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेफरेंस फ्रेम वो पॉइंट है, कोई पॉइंट हो सकता है या सराउंडिंग में कोई भी एक पोर्शन हो सकता है सराउंडिंग का, जिसके रिस्पेक्ट में हम ऑब्जेक्ट के पोजीशन या फिर मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, पोजीशन या मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। अब इसमें एक और पार्ट आता है और वो है ट्राजेक्ट्री। ट्राजेक्ट्री यार वन डायमेंशन में ट्राजेक्ट्री का कोई काम नहीं है, लेकिन जब हम डायनामिक मतलब सेकंड वाला डायमेंशन 2D में जब जाएंगे तो फिर उसमें ट्राजेक्ट्री का जरूरत है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसे थ्रो किया गया है किसी एंगल से, तो वो इस पाथ को फॉलो करता हुआ नहीं जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं, ये पाथ पैराबोलिक पाथ है, ठीक है, पैराबोला है, और ये मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर, मतलब जब ऑब्जेक्ट को हम ऑब्लिकली थ्रो करते हैं, वर्टिकली नहीं, ऑब्लिकली थ्रो करते हैं किसी एंगल से, तब ये इस पाथ को फॉलो करता हुआ जाता है, ठीक है। तो जिस पाथ को ये फॉलो करता हुआ जा रहा है, ये इसका ट्राजेक्ट्री, और इसका जो इक्वेशन निकालेंगे हम, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे और इस पाथ का इक्वेशन निकालेंगे, क्योंकि ये जरूरी क्यों है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ये हम लोग कैसे बताएंगे। तो अगर इसका पाथ हमें पता है, पाथ का इक्वेशन पता है, तो टी टाइम के बाद वो कहाँ पे होगा, ठीक है, इस पाथ में वो कहाँ पे होगा ये हम बता सकते हैं, होगा तो इसी पाथ के ऊपर। तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, एक्स वाई अगर कोऑर्डिनेट में अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें ट्राजेक्ट्री का इक्वेशन पता होना चाहिए, किसी भी इंस्टेंट पे हम ऑब्जेक्ट का पोजीशन बता सके, तो ऑब्जेक्ट यहाँ है या फिर यहाँ है या फिर यहाँ, हमें ये का इक्वेशन पता होना चाहिए। तो सिंपल सा चीज है कि ऑब्जेक्ट मोशन के ड्यूरेशन में जिस पाथ को फॉलो करता है उसको हम कहते हैं ट्राजेक्ट्री, ठीक है। ड्यूरिंग मोशन उसको हम कहते हैं ट्राजेक्ट्री, और जो इसका जो भी इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री, तो वन डायमेंशनल तो नहीं, लेकिन सेकेंड तो ट्राजेक्ट्री की जरूरत है, ठीक है। लेकिन ये सारा टर्म आने वाला है, तुम खुद सोच के देखो, एकदम बिगिनिंग से सोच के देखो कि किसी ऑब्जेक्ट को हमने फेंक दिया है, तो क्या हुआ, इसका हर इंस्टेंट पे इसका पोजीशन अलग अलग, एक प्लेन में अगर मोशन करा तो एक्स कोऑर्डिनेट अलग है, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो पोजीशन बताने के लिए हमें एक्स और वाई दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। एक्स और वाई के बीच में अगर कोई रिलेशन आता है, उसी को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री वही करते भी हैं। सिंपल सा दिखाता हूँ मैं एक चीज, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं कि एक्स के अराउंड कोई एक्सीलरेशन नहीं, ठीक है। हम लोगों ने जो इक्वेशन ऑफ मोशन पर रखा है, ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन, उसी में से एक इक्वेशन है एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ स्क्वायर, ठीक है। ऑब्जेक्ट को जब हमने ऐसे थ्रो किया है, जैसे ही मेरे हाथ से छोड़ दिया गया, तब ये इसके पास कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, सिर्फ ग्रेविटी इसको पुल कर रहा है नीचे, यानी कि वाई के डायरेक्शन में इसके पास एक्सेलेरेशन होगा, लेकिन एक्स के डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं, इसलिए ये पार्ट जीरो है। तो एक्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं यू एक्स इंटू टी, ठीक है। और उसके बाद वाई हम लोग लिखेंगे, वाई के सर डायरेक्शन में सेम उसी तरह से यू बाई टी। हाँ सर वो मेरे को समझ बोलो। नहीं आया, आप वो जो भी समझाए इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्ट, क्या नहीं है, टर्म बताओ फिर। वो लाइक वो आप टर्म बोल हाफ दो, टर्म का नाम बता दो कि मुझे। आप वो हाफ ए टी स्क्वायर में हेलो, वो डायगोनली। अब बताओ। अच्छा, ये जो मैंने लिखा ये समझ में नहीं आया, हाँ इसकी बात कर रहे हैं हाँ सर। क्या, हाँ सर बताओ मैं। वो पूछ रही है कि आपने वो कैंसिल करा है ना बोलो। हाफ ए टी स्क्वायर,
तो उसे 0 क्यों माना है? शायद इसलिए। क्या सर आपको मेरा आवाज नहीं आ रहा? नहीं आ रहा था। ठीक है, अब ठीक है, ओ सुन अच्छा। सुन पाया। मैंने ये कहा कि जब ये मेरे हाथ में था, ठीक है, मैंने इसको इस तरह से ऐसे फेंका है, जब तक ये मेरे हाथ में था, मेरे हैंड के कांटेक्ट में था, इस सर आपकी आवाज नहीं आ अब रही ये अंडर ग्रेविटी है। है। सुनाई दे रहा है? हेलो। हाँ सर, अब दे रहे हैं। मैंने कहा कि जब तक ये मेरे हाथ के अंदर में था, जब तक मेरे हैंड के कांटेक्ट में था, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। कौन सा? मेरा मस्कुलर फोर्स। लेकिन जैसे मैंने इसको छोड़ दिया हवा में ऐसे, अब इसके ऊपर ग्रेविटी ने अपना फोर्स लगाया है। तो ग्रेविटी का फोर्स किधर की तरफ है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे ग्रेविटी तो नीचे की तरफ लगा है। ठीक है, मेरे लिए वो वाई वाला डायरेक्शन, इस प्लेन के हिसाब से। ठीक है, वाई के डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, वाई के डायरेक्शन में अगर मुझे कहा जाएगा तो मैं -g लिखूंगा। लेकिन एक्स के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? मैंने तो अपने हाथ से इसको छोड़ दिया, जब तक मेरे हाथ में था तब तक कोई फोर्स लग भी रहा था, लेकिन जैसे मैंने इसको छोड़ दिया हवा में, अब इसके ऊपर कौन सा फोर्स है? क्या कोई फोर्स इसके ऊपर काम कर रहा है एक्स के डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, हाँ या ना? बोलते भी नहीं हो तुम लोग, हाँ या ना? जब मैंने छोड़ दिया इसको तब कोई फोर्स लग रहा है इसके ऊपर? एक नहीं ही सर। फोर्स लग रहा है, किसके अलाउंग? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, एक्स के अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा। एक्स के अलावा अगर कोई फोर्स नहीं है तो कोई एक्सलेशन नहीं है। एक्सलेशन एक्स के अलावा हो गया 0। अगर एक्स के अलावा 0 एक्सलेशन है तो हाफ एक्स टी स्क्वायर, ये पूरा टर्म तो 0 हो गया। ठीक है, यानी कि सिंपल एक्स के अलावा ये कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन जैसा है। यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, लेकिन वाई के अलावा अगर हम लिखेंगे ऐसे, तो वापस से वन डायमेंशन का इक्वेशन ही लिखेंगे इस तरह से। क्या? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन सब में y के लॉन्ग लिख रहे हैं, इसलिए सब्सक्रिप्ट में नीचे में y लिखते रहा हूँ। uy मतलब का, uy का मतलब हुआ वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन, t टाइम है। ठीक है, हाफ ay है एक्सलेशन अलोंग y एक्सिस, और ये t का स्क्वायर। तो y को हम लोग क्या लिखेंगे? uyt माइनस हाफ g, t का स्क्वायर। और अगर तुमने फैक्टर पढ़ रखा है तो तुम्हें कंपोनेंट में रिजॉल्व करना आता है। इस u को हम अगर कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, u cos थीटा और इधर की तरफ u sin थीटा, यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग u cos थीटा, जो तुमने यहाँ पे ux t लिखा है, इसको मैं u cos थीटा इन u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अभी तक x और y को हमने t के टर्म में एक्सप्रेस कर रखा है। ठीक है, अब सिंपल सा मतलब क्या है? ट्राजेक्ट्री का मतलब है एक्स और वाई में, मतलब कभी तुम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर पढ़ा होगा अलजेब्रा, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन वो अलजेब्रिक फॉर्म में ऐसा लिखा सर? होगा, y इक्वल टू mx प्लस c। हाँ, सर सर यहाँ पर -12 GT² थी। बताओ। -12 GT² कैसे आया? -हाफ इसलिए क्योंकि y के लॉन्ग एक्सलेशन लग रहा है। एक्सलेशन कहाँ है? ग्रेविटी इसको किधर की तरफ पुल कर रहा है? नीचे की तरफ पुल कर रहा है। तो हाफ तो था ही, ए वाई की जगह पे माइनस जी आया, ए वाई की जगह पे माइनस जी आया, इसलिए -हाफ की इसको। ठीक है, दोनों में कौन सा है? एक्स का, जो एक्स के डायरेक्शन जो मोशन हो रहा है और वाई के डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है। एक्स के डायरेक्शन में जो भी इंफॉर्मेशन हमने लिखा है, वाई के डायरेक्शन में जो इंफॉर्मेशन लिखी, सिर्फ एक ही टर्म उसमें कॉमन है। क्या है चीज? वो है टाइम। सर टाइम को हम यहाँ से उठा करके इधर पुट कर सकते हैं, इधर से उठा करके इधर पुट कर सकते हैं, लेकिन एक्स एक्सिस का मोशन वाई एक्सिस के मोशन से अफेक्टेड नहीं होगा। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है वो वाई के लॉन्ग एक्सीलरेशन को इफेक्ट नहीं करेगा। वाई के लॉन्ग जो एक्सीलरेशन है वो एक्स के लॉन्ग, मतलब 2 डायमेंशन मोशन में बेसिकली हम लोग 1 डायमेंशन इक्वेशन को ही एक्स और वाई के लॉन्ग लिख देते हैं अलग अलग, बस
यही है बेसिक फंडामेंटल, यही है, ठीक है। और जब हमें इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी लिखना है तो हमें एक्स, यहाँ पे टी दिख रहा है, इस टी को अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकूं, क्या टी इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा, और इसी टी को अगर इधर में मैं सब्सटीट्यूट कर दूं तो वाई और एक्स में एक इक्वेशन मिल जाएगा मुझे, ठीक है। वाई और एक्स में एक इक्वेशन मिल जाएगा, कैसा है देखते हैं। y इक्वल टू यू साइन थीटा, और t की जगह पे जो मैंने यहाँ पे निकाला वो पुट कर रहा हूँ, क्योंकि t को हमें हटाना है, हमें x और y में इक्वेशन चाहिए। माइनस हाफ g इंटू टी की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, x बाय यू कॉस थीटा, यहाँ पे समझ वहीं पे, ठीक है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, x और ये हो चुका है tan थीटा, माइनस हाफ g एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चलो इसको मैं, ये तो एक नंबर होगा tan थीटा, तो एक नंबर होगा एक पर्टिकुलर थीटा के लिए, तो इसको मैं लिख देता हूँ क्या, b, तो x इंटू बी, और ये हाफ g और यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी एक नंबर होगा। ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि उसमें u क्या दिया है, थीटा क्या दिया है, तो ये पूरा एक कांस्टेंट होगा, सिर्फ वेरिएबल ही x है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू, ऐसा ही इक्वेशन बना, ठीक है। अब ये बताओ सिंपल सा चीज कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कहा जाएगा तो ऐसा होगा, इन्वर्टेड पैराबोला। यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब नेगेटिव होता है तो पैराबोला इन्वर्टेड हो जाता है। और कोई भी इक्वेशन तुम लोगों ने पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पढ़ा ही है क्लास 10 में, भले ही ग्राफ नहीं बताया गया होगा, लेकिन अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं पेपर के ऊपर तो ये क्या आता है, ये पैराबोला आता है। किसी भी क्वाड्रेटिक ग्राफ है, यानी कि जब उसको ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करोगे तो वो एक पैराबोलिक कर्व आएगा। अब भले ही वो पैराबोला, पैराबोला किसको कहते हैं, तो ऐसा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वाला ऐसा कर्व, ये पैराबोला है, ये इन्वर्टेड अपवर्ड, ये है पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, और ये है पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, नीचे खुल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर एक करके लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, प्लस बी एक्स, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है ये पैराबोला ही है, पैराबोलिक पाथ है ये पैराबोलिक पाथ ही है, ठीक है। पैराबोलिक पाथ है और साथ में कैसा पैराबोला है, इन्वर्टेड, क्योंकि उसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है। जैसे यहाँ पे y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर लिखने से इन्वर्टेड पैराबोला मिलता है, उसी तरह से, ठीक है। तो ग्राफ ऐसा आया, तो प्रोजेक्टाइल इसी पाथ को फॉलो करता हुआ जाएगा, तो प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होगा, तो इन्वर्टेड पैराबोला होगा, ठीक है। ये कैसे पता चला हमें, तो सिंपल से इसका स्टेप क्या है, स्टेप क्या है, जब इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी हमें निकालना होता है, जब हमें पाथ, जिस पाथ पे वो जा रहा है उस पाथ का इक्वेशन अगर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, और वाई के लॉन्ग, या हमें, ठीक है, ट्राजेक्टरी 2 डायमेंशन में भी पूछेंगे, ठीक है। तो करना क्या है, हमें 1 डायमेंशन का इक्वेशन एक्स के लॉन्ग लिखना है, 1 डायमेंशन का इक्वेशन वाई के लॉन्ग लिखना है, और दोनों में जो टर्म है, यानी कि टाइम है जो दोनों में कॉमन, कि एक्स, अब कहाँ है टी निकालना, पहले ऑपरेशन में आसान है टी निकालना, तो टी को दूसरे वाले में सब्स्टिट्यूट, जैसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो टी पैरामीटर जो वो हट जाएगा यहाँ से। टी पैरामीटर अगर हट गया, टी पैरामीटर अगर हट गया तो फिर उस केस में जो बचा है हमारे पास एक्स और वाई में इक्वेशन होगा, बाकी की कांस्टेंट टर्म हो। तो ये एक ऐसे, मतलब डिफरेंट पैराबोला, डिफरेंट कह सकते हैं हम, लोकस को दे सकता है, और वो लोकस का इक्वेशन ही बताएगा कि ये पैराबोलिक है या सर्कुलर पाथ के ऊपर है या स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, ये सब चीज बता सकता है, ठीक है। इन डिटेल आएंगे, मैंने जस्ट अभी इंट्रोड्यूस किया कि हमें क्या क्या चीज इसमें देखने को मिल सकता है। कोई शुरू से अगर किसी ने मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मोशन को डिफाइन करते ही हैं, मोशन रेस्ट और मोशन को,
रेस्ट को कब कहेंगे? जब ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करता हो टाइम के साथ, तब कहते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में। अगर ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ, तो क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट किस में? मोशन में। ठीक है, मोशन जब स्टार्ट हो चुका है, जब रेस्ट और मोशन को हमने डिफाइन कर दिया, तो एक चीज और टर्म आता है कि रेस्ट और मोशन जो है वो कैसे टर्म है? तो ये रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट नहीं। मतलब कोई भी कंप्लीटली रेस्ट में नहीं। कंप्लीटली रेस्ट में है क्या कोई? नहीं। ठीक है, कंप्लीट रेस्ट में कुछ भी नहीं। अर्थ पे, अर्थ के ऊपर जो भी है, अगर सामने वाले को हम देख रहे हैं कि ये मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट और मोशन डिफाइन होता है। ठीक है, रेस्ट एंड मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म। रेस्ट में कब कहेंगे? एग्जाम्पल के, ये कोई, मान लेते हैं पहले हमने रेफरेंस लिया किसी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है वो रेफरेंस फ्रेम का। ठीक है, मैंने रेफरेंस फ्रेम ले लिया। यहाँ पे ये टाइम का एक्सिस है और ये पोजीशन है। ऑब्जेक्ट 5 मीटर पे रुका हुआ है, टाइम बदल रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा, जब मुझे 1 सेकेंड पे पूछा गया तो मैंने क्या कहा कि टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट 5 मीटर पे। 2 सेकेंड पे पूछा गया तब भी कहा 5 मीटर पे। 3 सेकेंड पे पूछा गया तब फिर हमने देखा कि पोजीशन कहाँ पे, ये पोजीशन का ग्राफ है और ये टाइम का, ये पोजीशन वाला एक्सिस है और ये टाइम वाला एक्सिस। तो टाइम चेंज हो रहा है 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। इसमें टाइम के साथ इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। ये कोई पोल है सपोज दैट, ठीक है, और यहाँ पे ये रोड हो गया। ठीक है, और इधर में कोई पर्सन खड़ा है, इस पोल से 10 मीटर पे कोई पर्सन खड़ा है। ठीक है, बस का वेट करा सपोज दैट। ठीक है, और आफ्टर 5 मिनट ये यहीं पर है, 10 मिनट के बाद ये यहीं पर है। तो इसके रिस्पेक्ट में हम क्या कहेंगे कि ये पर्सन जो है वो रेस्ट में, किसके रिस्पेक्ट? तो सबसे पहले जो जरूरत है हमें रेफरेंस फ्रेम का। रेफरेंस फ्रेम जब आ चुका तब हम लोग मोशन और रेस्ट को डिस्क्राइब करते हैं कि अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अगर इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा है, 5 मीटर पहले भी था, अभी भी 5 मीटर है, 10 मिनट के बाद ही 5 मीटर है, 20 मिनट के बाद ही 5 मीटर है, तो क्या कहें कि इस पोल के रिस्पेक्ट में ये पर्सन रेस्ट में। सिंपल। ठीक है, तो रेस्ट में कहते हैं when the position of an object doesn't change with respect to time, with respect to a given frame of reference, then the object is said to be at rest. अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ और किसी गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ये दोनों ही दो विथ रिस्पेक्ट टू आए यहाँ पे, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डजंट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू ए गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ए गिवन फ्रेम। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में कहते हैं। ऑब्जेक्ट कहा जाता है कि रेस्ट में। अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा हो टाइम के साथ, पहले जब मोशन, जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया, टाइम का रिकॉर्डिंग जब शुरू किया, तो ये कुछ देर के बाद 10 सेकेंड का वो यहाँ पे आ गया, फिर अनदर 10 सेकेंड वो यहाँ पे आ गया। तो इस पोल से इसका पोजीशन चेंज हो रहा है हर बार, क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट किसमें है? मोशन में। तो इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे क्या हो रहा है? पोजीशन डजंट चेंज। लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है। पोजीशन अगर चेंज नहीं हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तब हम ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, पोजीशन चेंजेस किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, with respect to time, with respect to a given frame of reference. Then the object is said to be in motion. तब कहते हैं ऑब्जेक्ट मोशन। और ये रेस्ट और मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म, नोट पॉइंट में आता है इधर में। रेस्ट एंड मोशन ये दोनों रिलेटिव टर्म है। हो सकता है कि एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, लेकिन दूसरे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो मोशन में हो। ठीक है,
तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। ये दोनों के दोनों रिलेटिव टर्म, इस बात को समझते हैं ये रिलेटिव टर्म कैसे है। ठीक है, मान लो कि एक पर्सन है यहाँ पे जो इस बस के अंदर में है, ठीक है, और एक पर्सन है जो बाहर में इस लैंप पोस्ट के पास में खड़ा है। ठीक है, और एक कार्ट के अंदर में, ये बस के अंदर में, और ये बस 20 मीटर पर सेकेंड से जा रही है बस। ठीक है, अब बताओ, फिर इसमें ही एक और ऑब्जर्वर ले लेते हैं। ठीक है, एक का नाम ए, ये बी, और ये रहा सी। ठीक है, अगर पूछा जाए, और ये मूव कर रहा है, ये सिचुएशन मैंने दिखा दिया, अगर मैंने सी से पूछा तो बताओ ए का स्पीड कितना है या ए का वेलोसिटी कितना है, तो क्या कहेगा? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी पूछा जा रहा है, तो ये क्या कहेगा? 20, मान लो ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये सपोज दैट मान लिया 20 मीटर पर सेकेंड, 20 आई क्या, और यूनिट डाल देंगे। ठीक है, यह है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी। अगर वेलोसिटी बी का पूछा जाए सी से, तब भी ये कहेगा कि ये मोशन में है, 20 आई कैप ऐसे। लेकिन वही जब पूछा जाएगा ए से, बताओ सी के बारे में, तो क्या कहेगा ये? ए क्या बोलेगा? ए से पूछा जा रहा है, बी पूछा कि बताओ कि ए का वेलोसिटी क्या है, तो वो क्या कहेगा? कि ये मूव कर रहा है। तुम लोगों ने भी अनुभव किया होगा, ये जब ट्रेन से जब जाते हैं तो लगता है जैसे जो घर जो किनारे में बना हुआ है वो पीछे जा रहा है, जो स्टेशन है वो पीछे छूट रहा है, पीछे जा रहा है, पीछे की तरफ। लेकिन एक्चुअल में स्टेशन मूव करता है क्या? अपनी जगह पे ही, हम खुद ही मूव कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, स्टेशन पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, लेकिन एक्चुअली स्टेशन पीछे नहीं जा रहा है, उसका हाथ पैर नहीं है, वो पीछे जाएगा नहीं। ठीक है, वो स्टेशनरी है, एक्चुअली हम आगे जा रहे होते हैं। लेकिन ट्रेन कंपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में हम अपने आप को किसमें मानते हैं? रेस्ट में। क्योंकि ट्रेन में जो सीट लगा हुआ है, सामने में जो सीट है, उसके मैं दूसरे वाले सीट पे बैठा हूँ, तो सामने वाले सीट के रिस्पेक्ट में मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ। तो मैं क्या कहूँगा, मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा सामने वाले सीट के रिस्पेक्ट में, इसलिए मैं इस ट्रेन के रिस्पेक्ट में, रेस्ट में। ठीक है, लेकिन जो पर्सन प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वो क्या कहेगा मुझे? कि मैं मोशन में। ठीक है, क्योंकि ट्रेन के अंदर बैठा हूँ और ट्रेन मोशन में है, इसलिए मैं भी ऑलरेडी मोशन में। ठीक है, तो रेस्ट एंड मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म, उसको बहुत ही सावधानी से थ्योरेटिकली करना है। खासकर जब रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट आएगा तो अप्रोच को रखना है थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल कहने का मतलब ज्यादा सोच विचार नहीं करना है, फैक्टर को अप्लाई करना है ढंग से, और क्वेश्चन बनता चला जाए। ठीक है, तो रेस्ट एंड मोशन ये दोनों के दोनों टर्म कैसे है? रिलेटिव टर्म है। एक के रिस्पेक्ट में जो, इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि और जबकि ये पूरा बस ही मोशन में, तो ये इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में कैसे है? क्योंकि दोनों के बीच का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ। ये भी एक सीट पे बैठा है, ये भी या बस के अंदर खड़ा ही है, तो टाइम के साथ इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। दोनों के बीच का अगर 10 मीटर का डिफरेंस है तो 10 मीटर का डिफरेंस मेंटेन्ड है। ठीक है, तो अगर सेपरेशन चेंज नहीं हो टाइम के साथ तो हम क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में। इसलिए जब ये ए से पूछा जाएगा बताओ बी किस में है, तो कहेगा रेस्ट में। बी से जब पूछा जाएगा ए किस में है, तो कहेगा रेस्ट में। और जो एक्चुअल में रेस्ट में है उसको ये दोनों कहेगा कि मोशन में। ठीक है, तो रेस्ट एंड मोशन ये दोनों के दोनों टर्म एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, रिलेटिव है, किसी के टर्म में डिफाइन होता है। इसलिए जब भी हम किसी को कंपेयर करें तो कंपेयर करने की कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए। ठीक है, इसलिए सबसे पहले मैंने डिफाइन किया, देखना ऑर्डर में ही है। सबसे पहले डिफाइन किया मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस फ्रेम क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करने के बाद फिर कहा कि किस पाथ पे जा रहा है। तो चलो 1D में तो ट्राजेक्टरी का इक्वेशन नहीं आएगा, लेकिन ये 2D में आएगा कि किस पाथ पे वो जा रहा है, किसी इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो कहाँ पे होगा, लोकेशन उसका अगर फुल बताना होगा तो मैं ट्राजेक्टरी पाथ, किस पाथ पे वो जा रहा है वो पाथ पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। तो रेस्ट एंड मोशन ये दोनों के दोनों टर्म कैसे हैं? रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। रेस्ट में कब कहेंगे?
जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, किसी गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, तब कहते हैं कि ऑब्जेक्ट उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में रेस्ट में। अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा हो टाइम के साथ और किसी गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में। ठीक है, और ये रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट नहीं। ठीक है, एब्सोल्यूट रेस्ट में कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर बाहर से कोई हमें देख रहा होगा दूसरे प्लेनेट से, तो वो कहेगा कि ये तो अर्थ घूम रहा है, इसलिए पर्सन भी घूम रहा है अर्थ के साथ। ठीक है, और अगर किसी ने सन के साथ कंपेयर किया, पहले माना जाता था सन रेस्ट में, लेकिन बाद में पता चला कि हम लोग जिस मिल्की वे गैलेक्सी में, वो खुद ही मोशन में। ठीक है, अदर गैलेक्सीज के रिस्पेक्ट में ये खुद ही मोशन में, तो एब्सोल्यूट रेस्ट में कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए ये रिलेटिव टर्म, किसी के रिस्पेक्ट में हम रेस्ट में हो सकते हैं, खुद मोशन में होते हुए भी रेस्ट में हो सकते हैं किसी अदर के रेफरेंस में। जैसे मैंने कहा कि मैं ट्रेन के अंदर बैठा हूँ और ट्रेन ऑलरेडी किसी स्पीड से जा रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी अदर सामने वाले पैसेंजर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हूँ। क्यों? क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में पोजिशन चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो टर्म आने वाला है, हमने रेफरेंस फ्रेम देख लिया, हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी देख लिया। ठीक है, हमने रेस्ट को डिफाइन कर लिया, मोशन को भी डिफाइन कर लिया। अब आते हैं कि अगर मोशन हो रहा है, चलो मान लिया कि कुछ देर के लिए कि मोशन स्टार्ट हो चुका है, मोशन स्टार्ट होगा तो उसके बाद जो टर्म आने वाला है वो टर्म आएगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। फिजिक्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन हमने डिवाइड किया था दो क्वांटिटी, एक स्केलर एक। ठीक है, तो जब अब दो पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, ए से बी जा रहा है, ठीक है, और इसके डिफरेंट डिफरेंट पाथ बने हुए हैं, कोई ऐसे जा सकता है, कोई ऐसे जा सकता है यहाँ तक, कोई ऐसे जा सकता है। मैं नाम लिख दे रहा हूँ, वाया सी, वाया डी, वाया ई। ए से बी जाना है वाया सी तो ये वाला पाथ, वाया डी तो ये वाला पाथ, वाया ई तो ये वाला पाथ। ठीक है, अब ये जो भी इसका एक्चुअल लेंथ है, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, यहाँ से यहाँ तक जाने का जो एक्चुअल पाथ है वो ये वाला पाथ। ठीक है, तो इसका जो भी लेंथ होगा उसको हम लोग कहेंगे डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ जाने का एक सबसे छोटा पाथ ये, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा तभी छोटा हो सकता है। तो इसके साथ डायरेक्शन ऑलरेडी लग गया है, तो डायरेक्शन लग चुका है, तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और उसके बाद ये वाया ई अगर जा रहा है तो ये भी डिस्टेंस ही होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस का वैल्यू हमेशा देखने से ही पता चल रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, और एक बार अगर मोशन स्टार्ट हो चुका तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं, भले ही वो घूम करके वापस घर पे ही चला जाए, घर से किसी ने अपना गाड़ी निकाला, पूरा मार्केट घूम के वापस घर पे ही आ गए, तो क्या कहेंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कहते हैं लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। जब लिखने के लिए आएगा तो हम किसी चीज को जब डिफाइन करते हैं, तो डिफाइन करने के साथ हमें ये भी बताना होता है कि ये कैसा क्वांटिटी, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और फिर इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा, मीटर है, ऐसा यूनिट लिखेंगे हम लोग, वो मीटर है, और डायमेंशन इसका एल है, क्योंकि अभी हर फिजिकल नए नए फिजिकल क्वांटिटी जब आएंगे तो उधर में हमें सबका डायमेंशन भी बोलना पड़ेगा। तो ये चार पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जब पूछा जाएगा तो डिफिनेशन के बाद वो कैसा क्वांटिटी, स्केलर है, वेक्टर है, उसका यूनिट क्या है और डायमेंशन क्या है, इतना चीज हमें बताना चाहिए। ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए कहेंगे तो क्या लिखेंगे, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन।
ठीक है, इसका जो यूनिट होगा वो भी मीटर ही है, और ये कैसा क्वांटिटी है, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और उसके बाद डायमेंशन इसका क्या है, सेम ही। ठीक है, जितना चीज हम लोग पढ़ चुके हैं इसको साथ में लेते हुए चलेंगे। साथ में लेते हुए चलने का मतलब है कि हमें जो डायमेंशन में पढ़ लिया वो लेकर के चलेंगे। हमने वेक्टर स्केलर पढ़ लिया है, तो वेक्टर स्केलर ये सब चीज साथ में लेकर के चलेंगे। यानी कि डिस्प्लेसमेंट जब आएगा टर्म तब हम फैक्टोरियली सोचेंगे, और जब डिस्टेंस होगा तब हमें सिंपल अलजेब्रिक एडिशन के टर्म में सोचना है। जबकि डिस्प्लेसमेंट आएगा तो हमें ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ये सब चीज सोचना है। यानी कि वेक्टर के सारे लॉ एप्लीकेबल हो जाएंगे इधर डिस्प्लेसमेंट के अंदर। ठीक है, क्लियर। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अच्छा, एक चीज और कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में नोट पॉइंट में अगर डालना हो तो नोट पॉइंट में डालेंगे एक चीज। हालांकि नोट्स के अंदर मैंने सिस्टमेटिक ढंग से सब कुछ रख दिया है, वहां से देख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे कि डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से हमेशा है बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद डिफरेंसेस में आ सकता है। ठीक है, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। एक बार अगर मोशन स्टार्ट हो चुका तो ये निगेटिव नहीं हो सकता और जीरो भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसको भी लिख सकते हैं डिस्टेंस नेवर बी निगेटिव। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट में भी निगेटिव, पॉजिटिव और इवन जीरो। ठीक है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल से लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तुम्हें ये बताना है कि घड़ी है, सिक्स थर्टी AM, 6 AM और 6:30 AM, 6 AM से 6:30 AM के बीच में जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड, ठीक है, उसका स्पीड कितना है वो बताना है। वेलोसिटी, उसका एवरेज वेलोसिटी बताना है। कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड। एवरेज वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड between 6 AM to 6:30 AM, और दूसरा
6 AM to 6:30 PM। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? मिनट हैंड, एक आवर हैंड होगा यहाँ पे, 6:30 यानी 7 यहाँ पे है तो इधर में कहीं पे होगा। ठीक है, 7 में यहाँ पे मान के चलो, 8 यहाँ पे, बीच में कहीं पे होगा। ठीक है, और जो मिनट हैंड है वो यहाँ पे, सही होगा। 6:30 AM का लोकेशन कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो तुम्हें ये बताना है, अच्छा इसका जो ये रेडियस है, क्या मिनट हैंड का लेंथ दे दिया गया है? लेंथ ऑफ मिनट हैंड, टू सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तुम्हें बताना है कि इसका 6 AM से 6:30 AM में इसका एवरेज वेलोसिटी कितना है, और 6 AM से 6:30 PM में इसका एवरेज वेलोसिटी कितना है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी तो पढ़ा होगा ना 9th में, जो पढ़ा है वही वही चीज, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है, वही है। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ये बेस्ट, डिस्प्लेसमेंट अगर किसी ने कैलकुलेट कर दिया तो फिर वो कैलकुलेट कर पाएंगे, और यूनिट टाइम का सेकंड में होना चाहिए, ये सब चीज ध्यान रखें। क्या होगा ये क्वेश्चन, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है दो टाइम के लिए, 6 AM से 6:30 AM में, और 6 AM से 6:30 PM, इसका एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। क्या लिखा है, नहीं बताऊंगा, वो एवरेज वेलोसिटी सब तो बताऊंगा, यहाँ भी पढ़ना है हमें। मैंने भी कहा कि तुम लोगों ने वो 9-10 में जो पढ़ा उससे इन्फॉर्मेशन के डिस्कस करना है।